फिर ओपाम दो गो शब्द से मिलकर बना है। देखिए ऑपरेशनल, ओपी का मतलब होता है ऑपरेशनल और एएमपी का मतलब होता है एम्पलीफायर। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ाया था, आरपीएस रेगुलेटेड पावर सप्लाई, याद है? तो यही है दोस्तों किसका, ओपाम का काम। ठीक है, मतलब इसका अंदर में बनावट ये चार गो होता है। तो दोस्तों आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया, यानी ओपाम क्या होता है, ओपाम का ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके अंदर में चार गो स्टेज, ये सब समझ में। अब बच्चा गया है दुकान मिक्सचर खरीदने और उसको दिए है 5 रुपया, तो क्या वो मिक्सचर खरीद के लाएगा 50 टका पैकेट लाएगा ना, 5 टका पैकेट लाएगा? 50 टका कहां से आ जाएगा उसके पास? है कोई मतलब निकल रहा है कि 50 टका? तो कौन सा ओपाम चाहिए जो मेरा लिप्स हिलाने से भी समझ जाना चाहिए, या फिर अगर हमको जोर से बोलेंगे तब समझेंगे? बोलिए आपको कौन सा चाहिए? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज सबसे बेहद खास टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है ओपाम्प। ठीक है, इसको कई कई लोग ओपैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओपैम्प दोस्तों या फिर ओपाम्प दो गो शब्द से मिलकर बना है। देखिए ऑपरेशनल, ओपी का मतलब होता है ऑपरेशनल और एएमपी का मतलब होता है एम्पलीफायर। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एम्पलीफायर के बारे में सब कुछ बता दिया, एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं, एम्पलीफायर क्या होते हैं, एम्पलीफायर का काम क्या है, सब कुछ मैंने बताया है ना। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर जाकर के देखिएगा, ताकि आपको एम्पलीफायर से रिलेटेड जितना भी चीजें है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपाम्प यानी एक खास तरीके का इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है ना, जो मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो आखिर ये इसको मार्केट में देखिए, ओपाम का जो है ना कुछ कुछ माने ओपाम बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा। इसका एक जनरल पर्पस यानी हम अपना डेली लाइफ में जो आपका सर्किट है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हर तरीके के सर्किट में इसका इस्तेमाल, मतलब इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट नहीं इंजीनियर लोगों ने सोचा कि अगर इसका इतना सारा यूज हो रहा है तो क्यों ना इसको हम लोग रेडीमेड बना करके भेजे। जिस तरह से ड्रेस, स्कूल का ड्रेस सब रेडीमेड मिलता है, क्यों? क्योंकि उसका यूज बहुत ज्यादा है ना, हर बच्चों को चाहिए वो यूनिफॉर्म पहनने के लिए। उसी तरह से इसका भी यूज बहुत ज्यादा है दोस्तों, है ना। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जोड़ सकता है, घटा सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है ना, डिफरेंशिएट कर सकता है, यानी बहुत सारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है ना। ये ओपाम है ना, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इंजीनियर लोगों ने सोचा कि एक रेडीमेड हम एम्पलीफायर बना करके बेच रहे है ना, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो बार बार काहे बनाएंगे, तो इसको हम बहुत सारा एक ही बार बना दिए और मार्केट में बेच रहे, ताकि आप लोग सब लोग यूज कीजिए, है ना। तो वही है दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ओपी का मतलब ऑपरेशनल और एएमपी का मतलब एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यह क्या कर सकता है दोस्तों, बहुत सारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ, है ना। जैसे जोड़ सकता है उसको, दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जोड़ सकता है, दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को के बीच में डिफरेंस पैदा कर सकता है, मतलब घटा सकता है, दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिफरेंशिएट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है ना। ये ओपाम, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आपको इसका फिगर देखना है, देखिए आपको थंबनेल में भी दिख रहा था या फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये जो चार टांगों वाला दिख रहा है, इधर चार टांग इधर चार टांग, 8 टांगों वाला है ना, 8 पैर वाला, ये जो आईसी आपको दिख रहा है ये 741 आईसी है ना। इसका पिन डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, वो आपका एग्जाम में आता है, पिन डायग्राम ऑफ आईसी या फिर ओपम 741, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको पूरा हम लोग समझेंगे कि इसका 8 गो पिन क्या काम करता है, किस लिए वहां पर 8 गो पिन दिया गया है उसका 7 गो पिन का काम, लेकिन एगो पिन तो क्यों एक्स्ट्रा दिया गया, सब कुछ दोस्तों हम लोग समझेंगे। मजेदार है, काफी मजेदार है। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग ओपम को पढ़ने वाले, तो आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर है ना, अभी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में है, तो अगर मान लेते ये वाला आपका एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन अगर मान लेते एग्जाम में आ गया, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? ओपाम में कुछ नोट्स रहेगा तभी ना लिखेंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको नोट्स भी लिखवाता, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ लिखते चलिए, है ना। और जहां पर मैं बोलूंगा रुकिए, मैं आपको समझा रहा हूं, तब आप लोग कॉपी कलम थोड़ा बंद कर दीजिएगा। ओपाम, ओपाम क्या होता है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, इट कॉन्सिस्ट, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे, कोई बुक नहीं, है ना, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं, एकदम आप जब भी पढ़ेंगे, आप 2 साल बाद पढ़ रहे, 6 महीना बाद पढ़ रहे, 1 महीना बाद पढ़ रहे, आप लोग अपना भाषा में रहेगा, खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स। पहला है ऑपरेशन, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। तो
ओपाम दोस्तों ये दो शब्द से मिलकर बना है, ऑपरेशनल और दूसरा एम्पलीफायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, दिस इज या इट इज ओपाम क्या है दोस्तों, ये दो शब्द से मिलकर बना है, ऑपरेशनल और एम्पलीफायर। इट इज ए जनरल पर्पस एम्पलीफायर, इट इज ए जनरल पर्पस एम्पलीफायर। आप लोग भी लिखते चलिए, which can perform many arithmetic operations, many arithmetic operations, many arithmetic operations along with। चूंकि दोस्तों ये एम्पलीफायर है तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है केवल एम्पलीफिकेशन का काम करना। लेकिन ये ओपाम एक खास तरह के एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कई तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी कर सकता है, कई तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी कर सकता है ना। लेकिन इसका मेन काम क्या, अलॉन्ग विथ एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों, अच्छा ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक ऑपरेशनल एक एम्पलीफायर, या जनरल पर्पस एम्पलीफायर है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, कई तरीके का अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कर सकता है। लेकिन इसका मेन काम क्या है, एम्पलीफिकेशन करना, है ना। अच्छा इट कैन परफॉर्म क्या लिखेंगे, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस on electrical signals, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर यह परफॉर्म कर सकता है। अच्छा दोस्तों इसका जो मेन चीज क्या है दोस्तों जानते हैं, इसका मेन चीज है इसका अंदर का बनावट, मेन चीज है ना, कि इसका जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ाया था, आरपीएस रेगुलेटेड पावर सप्लाई, याद है उसमें कई गो स्टेज था, 5 गो स्टेज था। एक वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, दूसरा क्या कहते हैं रेक्टिफायर था, तीसरा फिल्टर था, चौथा रेगुलेटर था, माने 4 होता है ना। तो इसमें भी दोस्तों, और 5वां था लोड, तो लोड को नहीं हम लोग काउंट करते। इसमें भी दोस्तों आपका 4 गो इनपुट स्टेज होता है ना। इट हैज बेसिकली 4 इनपुट स्टेज, इट हैज बेसिकली 4 इनपुट स्टेजेस। दोस्तों इसमें भी 4 गो इनपुट स्टेज होता है, मतलब ये इसका जो बनावट होता है, इसका अंदर में ये 4 गो स्टेज होता है। पहला क्या, इनपुट स्टेज, इनपुट एम्पलीफायर। जो पहला स्टेज जो है दोस्तों, उस पहला स्टेज को इनपुट एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब ये एक, देखिए आपको मैं सब कुछ बताऊंगा है ना, डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम को ही आपको छाप के समझा देते हैं, है ना, ताकि आप लोग खुद से सेंटेंस बना करके दिमाग में रखेंगे। देखिए इसका जो है ना इनपुट, जैसे हम लोग ये देखिए ये इनपुट सिग्नल दे रहे है ना, मैंने क्या कहा, 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जोड़ना घटाना, तो 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए ना। हाँ तो एगो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये बोला, एगो ये बोला। इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल। इसका नाम है इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल, ठीक है, लिख दीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग ये 2 गो सिग्नल जा रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेज है किसके अंदर में घुसेगा, ये बोला, ये सबसे पहले घुसेगा दोस्तों इनपुट स्टेज में, इनपुट स्टेज एम्पलीफायर, इनपुट स्टेज एम्पलीफायर। सबसे पहले तो ये इनपुट स्टेज में जो एम्पलीफायर मिल रहा है उस पर घुसेगा, यानी ये ओपाम का ही अंदर में और छोटा एम्पलीफायर लगा हुआ है ना, जो ये सारा काम कर रहा है। देखिए कोई एगो एम्पलीफायर तो इतना सारा नहीं ना काम कर सकता है, उसके अंदर में बहुत सारा एम्पलीफायर घुसाया गया है, माने उस तरीके से उसको बनाया गया कि उसके अंदर में बहुत सारा एम्पलीफायर लगाया गया है, तब वो एक साथ इतना सारा काम कर रहा है। सही बात, एगो तो एम्पलीफायर इतना कर नहीं सकता है। तो पहला जो इनपुट स्टेज एम्पलीफायर है दोस्तों, इसमें जाएगा इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल गया। अच्छा तो ये सिग्नल पहले ऐसा था, ठीक है, एकदम छोटा था, इसका पावर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हाई नहीं है, एकदम छोटा सा लुचपुचिया सिग्नल है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा सिग्नल दी। अच्छा तो जैसे ये
इनपुट सिग्नल से निकला, इनपुट एम्पलीफायर से निकला, तो इनपुट एम्पलीफायर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है दोस्तों। ये दो को जो सिग्नल दिए ना, इसके बीच का वो डिफरेंस पैदा कर देता है। डिफरेंस मतलब ये जितना जा रहा है और ये जितना जा रहा है, उसका जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को मान लेते, देखिए ये जा रहा है 10, ये जा रहा है 5, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 - 5 यानी 5। तो ये जो 5 जो इसका डिफरेंस आया, इसको बढ़ा देता है, हाई कर देता है। मतलब अब जो आएगा डिफरेंस, वो हो सकता है 7 आ जाएगा, हो सकता है 9 आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? ये इसका डिफरेंस को बढ़ा देगा। ये करता है कौन? इनपुट एम्पलीफायर। तो कोई भी आपसे पूछे एमसीक्यू में, कोई भी कहीं भी पूछा जाए कि ओपाम का इनपुट स्टेज का एम्पलीफायर कैसा एम्पलीफायर होता है, कई तरीके के ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या टिक करना है? कौन वाला ऑप्शन? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। ये डिफरेंस पैदा करता है, दो इनपुट सिग्नल के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, ठीक है। डिफरेंस पैदा कर दिया, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, अभी मान लेते हैं ये सिग्नल के बीच में, अभी मान लेते हैं पहले डिफरेंस था 1, आप बढ़ा करके कर दिया 4 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सिग्नल अभी रुका नहीं है, अभी और आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये गया सिग्नल, कहां गया? ध्यान से देखिए, ये गया है आपका इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर में, इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर में, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज, ये वाला भी आपको छापना है, इसलिए मैं बढ़िया से लिख रहा। अच्छा, तो जैसे ये वाला इनपुट सिग्नल अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा एम्पलीफाई हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हुआ है, ठीक है, इतना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। अब इंटरमीडिएट स्टेज से जब निकलेगा तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये वाला भी इंटरमीडिएट स्टेज का जो एम्पलीफायर है, ये वाला भी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जो क्या करेगा, फिर ये जो दोनों सिग्नल के बीच का डिफरेंस का और अधिक बढ़ा देगा, मतलब उसको और एम्पलीफाई कर देगा। तो अब जो यहां से जो आउटपुट निकला दोस्तों, वो कुछ ऐसा रहेगा। और इतना ज्यादा कि बढ़ा दिया, इतना ज्यादा कि खेपा गया आदमी, पागल हो गया। कितना पागल हो गया? इसका जो लेवल जो यहां से 0 से शुरू हो रहा था, मूल बिंदु से, उसको ही हटा दिया, यहां से शुरू कर रहा है, ले आफते, यहां से शुरू कर रहा है। गजब है, देख रहे? मतलब ठीक है, एम्पलीफाई करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसका गुण को ही बदल दो, उसका शेप को ही। एम्पलीफायर का अच्छा आइडियल होने का क्या मैंने कंडीशन बताया कि उसका शेप को चेंज, फैथफुल एम्पलीफिकेशन पढ़ाया था ना जस्ट इसके सेकंड लास्ट वीडियो। तो मैंने क्या कहा था कि फैथफुल एम्पलीफिकेशन किसको कहेंगे? जो उसका शेप को ना बदले, जैसा शेप है वैसा ही, केवल, और फ्रीक्वेंसी को भी ना बदले, और ना ही आपका फेज को बदलना चाहिए। तो यहाँ तो फेज तो बदल दे रहे हैं, हाँ, तो फेज नहीं बदलना चाहिए, तो फेज अभी रुके। अच्छा ठीक है, ये बदल रहा है तो कोई बात नहीं, आगे उसको फिर सुधार दिया जाएगा। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, यहां से शुरू हो रहा है, देख रहे? भले हम मान रहे कि आप बढ़ा दिए, पहले इतना छोटा था, अब इतना बड़ा कर दिया, हम समझ रहे, लेकिन आप इसका फेज को तो बदल दिए ना, तो ये नहीं करना है। तो क्या करेगा? अब यहां पर लगाएंगे दोस्तों लेवल शिफ्टर। मतलब यहां से जो इंटरमीडिएट स्टेज से दो जो सिग्नल आया, अब वो सिग्नल सिंगल बन गया, मतलब अब दो को सिग्नल नहीं रहा, अब एक एक सिग्नल हो गया, एक एक सिग्नल हो गया, है ना, दोनों सिग्नल मिल करके एगो हो गया। अच्छा, तो इसके बाद ये कहां जाएगा? ये जाएगा दोस्तों लेवल शिफ्टर में, लेवल शिफ्टिंग एम्पलीफायर, शिफ्टिंग एम्पलीफायर, लेवल शिफ्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, या फिर लेवल शिफ्टिंग स्टेज एम्पलीफायर भी लिख सकते हैं, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से भी एगो सिग्नल निकलेगा। तो ये वाला जो आउटपुट निकल रहा है दोस्तों, इसका आउटपुट इस पर लेवल शिफ्टर में घुसा, क्या था? लेवल शिफ्टर में घुसा था ये वाला सिग्नल, लेकिन अब निकल रहा है क्या? इसका नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो लेवल जो पहले गलत था, वो उसको शिफ्ट करके सही जगह में ले आएगा, यानी यहां पर ले आएगा। यहां से पहले भटक गया था मार्ग, यहां से शुरू हो रहा था, लेकिन इसका मूल बिंदु तो यहां है ना, तो फिर से इसको शिफ्ट करके यहां ले आएगा, ठीक है। ये हुआ मेरा लेवल शिफ्टर का काम, एकदम जीरो से फिर से शुरू कर रहा है, जीरो से, ठीक है, जीरो से शुरू कर रहा है, मूल बिंदु से, यानी ओरिजिन में फिर से उसको शिफ्ट कर दिया। अब ये जो लास्ट में जो आपका निकला दोस्तों, मेरा सब काम हो गया। अब लास्ट में इसको कहां देना है? आउटपुट में देना है, आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर, आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर, आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर। तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा दोस्तों, वो एकदम हमको आउटपुट बढ़िया मिलेगा। कैसा मिलेगा? पहले सिग्नल इतना छोटा था, अब जो फाइनल सिग्नल मिल रहा है वो देखिए कितना बड़ा होगा।
देखिए देखिए कितना बड़ा है, पहले था इतना छोटा, अब देखिए कितना बड़ा हो गया। तो यही है दोस्तों किसका, ओपाम का काम। ठीक है, मतलब इसका अंदर में बनावट ये चार गो होता है, ये त्रिभुज जैसा दिखता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एम्पलीफायर कैसा होता है, त्रिभुज जैसा दिखता है उसका सिंबल, है ना। इससे तो इसी जो त्रिभुज है, यही वाला त्रिभुज के अंदर में चार गो कैटेगरी बना हुआ है, एक दो तीन चार गो, एक दो तीन चार गो, यही चार गो कैटेगरी, यही चारों सब है। ये जूम करके यहाँ पर देखिए, जूम करके यहाँ पर है, तो वो जो चार गो दिख रहा है अंदर में, वो यही सब है। पहला है इनपुट स्टेज एम्पलीफायर, जैसे यहां से इनपुट देंगे, यहां से जैसे इनपुट दिए तो यहां से आउटपुट में हमको कैसा मिलेगा दोस्तों, ऐसा आउटपुट में ये वाला मिलेगा। इनपुट में दिए तो ये वाला, आउटपुट में मिला ये वाला। तो समझ रहे कितना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, यही है दोस्तों। और उसके बाद यही जो दो सिग्नल हम दिए थे, नॉन इन्वर्टिंग, ये जो होता है नॉन इन्वर्टिंग, ये पॉजिटिव होता है, और ये इन्वर्टिंग, ये माइनस होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यही जो दो सिग्नल है दोस्तों, इसी को कभी जोड़ता है, कभी जोड़ने का काम हुआ तो आप इसी का यूज कीजिए। कभी दो सिग्नल को घटाने का काम हुआ, है ना। दो को वोल्टेज मान लेते, ये V1 है, ये वाला वोल्टेज V2 है, तो V1 माइनस V2 करना है, तो आप ओपाम का यूज कर दीजिए, वहां पर ओपाम लगा दीजिए। आपको V1 और V2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप ओपाम का यूज कीजिए। आपको V1 और V2 का इंटीग्रेट करना है, तो आप ओपाम का यूज कीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये है दोस्तों ओपाम, है ना। तो ओपाम क्या है, एक ये कंसिस्ट है, यानी ये बना हुआ है दो शब्द से, एक ऑपरेशनल और दूसरा है दोस्तों एम्पलीफायर। अच्छा, ये एक जनरल पर्पस एम्पलीफायर, ये आपको मार्केट में एकदम रेडीमेड मिल जाएगा, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। खरीद के ले आइए, 50 रुपया लेगा, है ना। तो आप फ्लिपकार्ट में भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में मैंने देखा था 54 रुपया ले रहा था, फ्री डिलीवरी था। जनरल पर्पस एम्पलीफायर है, जो क्या कर सकता है, कई तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या है, एम्पलीफिकेशन का करना, एम्पलीफिकेशन का काम करना है। अच्छा, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर। यह क्या करता है, बेसिकली इसमें चार गो स्टेज होता है, यही चार गो स्टेज। चलिए अब चारों स्टेज का अलग अलग हम लोग थोड़ा एक लाइन लिख देते हैं, ताकि आप लोगों का एक लंबे समय तक याद रहे कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। तो ये वाला जो मैंने छापा है ना, ये वाला इनपुट सिग्नल, ये सब ये सब ये सब और ये वाला, इसको भी छाप लीजिए बढ़िया से, इसको छापने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया था। अब बढ़िया से दोस्तों इसको छापिए, अभी नहीं, रुके, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अभी जो मैं इनपुट स्टेज चारों जो लिखवाऊंगा 1 से लेकर 4 तक, उसका नीचे में ये वाला छापना है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, मैंने उतारना नहीं, स्क्रीनशॉट मार के रखे। अभी ये वाला लिखिए, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको बाद में छापिएगा। 1 2 3। हाँ, तो सबसे पहला स्टेज क्या था दोस्तों, इनपुट स्टेज, इनपुट एम्पलीफायर, इनपुट स्टेज एम्पलीफायर। अच्छा, ये क्या काम करता था, ये क्या काम करता था, ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। इट इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप लोग भी लिख सकते हैं। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, मतलब ये दो सिग्नल के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, जो डिफरेंस है उसको और बढ़ाता है विद एवरेज गेन। इसका मतलब मैं बताता हूं, विद एवरेज गेन। गेन का मतलब आप लोग कॉमर्स में पढ़े, गेन का मतलब क्या था, गेन का मतलब फायदा, मुनाफा, है ना, जो हमको प्राप्त हुआ। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है एक्सेप्ट गेन, है ना, गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, डोनेट कर दिया। तो उसी तरह से यहां पर समझ लीजिए कि इट इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये तो समझ में आ रहा है। विद एवरेज गेन, एवरेज गेन का मतलब इसका जो आउटपुट में जो आपको मिलेगा, वो माने उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना यहां पर मिला था। मतलब देखिए यहां पर भी डिफरेंस हुआ था, ये था इनपुट सिग्नल, तो यहां पर भी डिफरेंस हुआ था, लेकिन ये ज्यादा नहीं हुआ, ये एवरेज हुआ। सबसे ज्यादा कहां हुआ, यहां पर सबसे ज्यादा तो यहां हुआ, इससे भी ज्यादा। तो ये है एवरेज गेन, यानी इसमें जो आउटपुट मिला वो एवरेज है। एवरेज मतलब गेन को आप एक तरह से आउटपुट की तरह देख सकते हैं, लेकिन आउटपुट कंप्लीटली नहीं है। आउटपुट जो आउटपुट की तरह देख सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी, है ना। तो ये कंप्लीटली एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट बटे इनपुट होता है ना, तो इसको केवल आप लोग आउटपुट समझ लीजिए कि गेन का मतलब होता है आउटपुट एवरेज है, मतलब आउटपुट, ये गेन माने फायदा, माने आपको जो मिला अच्छा मिला, तो ये अच्छा मिला मान रहे, लेकिन एवरेज, अभी ज्यादा कुछ नहीं मिला है। सेकंड, इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर। अच्छा, इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर, ये भी एक डिफरेंशियल है। इट इज आल्सो ए डिफरेंशियल, इट इज आल्सो डिफरेंशियल।
It is also differential amplifier. Differential amplifier, but it has हाई गेन। लेकिन जो दोस्तों इसका जो आउटपुट जो हमको मिला था वो थोड़ा सा ज्यादा मिला था, हाई गेन। इनपुट स्टेज एम्पलीफायर से तो ज्यादा मिला था, सबसे ज्यादा तो वहां पर मिला था फील्ड लेवल शिफ्टर के बाद, है ना। इसका हाई गेन होता है। इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है, जो हमको सिग्नल जो मिलेगा वो हाई मिलेगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा। तीसरा क्या था दोस्तों, लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर, शिफ्टर लिखिए या फिर लेवल शिफ्टिंग एम्पलीफायर लिखिए, जो लिखना है, शिफ्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, इस स्टेज में देखिए यहां से इंटरमीडिएट स्टेज से जो एम्पलीफायर जो सिग्नल मिला था वो बढ़ गया था, लेकिन रास्ता से भटक गया था, उसका शेप को ही बदल दिया था। क्या बोलते हैं, फेज को। फेज को देखो ऊपर से शुरू हो रहा था ना, ऊपर से। लेकिन ये लेवल शिफ्टर क्या करता है, लेवल शिफ्टर ये एक एम्पलीफायर है जो क्या करता है दोस्तों, वो जो भटक गया था उसका फेज को, जो फेज बदला हुआ था उसको फिर से ओरिजिन में ये शिफ्ट कर देता है। तो इट इज एम्पलीफायर, it is used to shift the level of the input signal. It is used to shift the of the amplifier origin. ठीक है दोस्तों। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये जो है ना, ये लेवल ऑफ द एम्पलीफायर ओरिजिन, यानी जो एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिला था वो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर में आ रहा था, तो उसको फिर ओरिजिन में ले आता है ना। तो लेवल को शिफ्ट कर देता है ओरिजिन में, ओरिजिन की ओर। अच्छा, ये जो है दोस्तों, ये एक बेसिकली जो है ना इमीटर बाइज्ड होता है। इट इज बेसिकली, ये जो लेवल शिफ्टर जो होता है, इट इज बेसिकली इमीटर बाइज्ड और इमीटर फॉलोअर होता है। इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर होता है, ठीक है। अच्छा, तो लेवल शिफ्टर का काम आपको समझ में आ गया। अब लास्ट एगो बचा हुआ आउटपुट स्टेज, वो क्या काम करता है, कोई एगो मिटा देते हैं, ऑप एम्प का डिफिनेशन ही मिटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है जरूर। अभी आपको घबराना नहीं है, अभी हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे कि आइडियल ऑप एम्प का क्या क्या कंडीशन है, आइडियल ऑप एम्प, है ना। तो चौथा है दोस्तों और लास्ट है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर, ये क्या काम करता है, इट इज बेसिकली ये एम्पलीफायर व्हिच फंक्शन क्या है, व्हिच फंक्शन है, इसका जो आउटपुट जो हमको मिला उसको क्या करता है दोस्तों, इट इज, ये क्या है दोस्तों, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ये कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जब मैं आपको ओप एम्प का पिन डायग्राम और उसका वर्किंग जब पढ़ाऊंगा तब वहां पर अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्यों कहा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनपुट में जो नॉन इन्वर्टिंग में जैसे पॉजिटिव सिग्नल दिए तो सारा यहाँ पर अंदर में फंक्शन होकर के जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। वही बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री माने उल्टा कर देना, पॉजिटिव देंगे नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा कुछ वहां पर रहता है, ठीक है। तो आउटपुट स्टेज यह कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल तो आप समझ रहे ना, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था। पुश एम्पलीफायर पुल एम्पलीफायर को जब मिला देते तो पुश पुल एम्पलीफायर बनता है। तो आउटपुट स्टेज क्या है, आउटपुट स्टेज में भी एगो एम्पलीफायर होता है, जो कौन सा एम्पलीफायर रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर रहता है। उसका काम क्या है, जो आउटपुट आपको सिग्नल मिला उसको फाइनल जो आउटपुट सिग्नल मिला उसको और बूस्ट अप कर देना, मतलब उसका जो सिग्नल मिला उसको और बढ़ा देना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इट इज बेसिकली आप कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर whose फंक्शन, जिसका काम क्या है दोस्तों, whose फंक्शन इज टू कन्वर्ट, whose फंक्शन इज टू boost up the final output signal, the final output
सिग्नल, जो फाइनल में आउटपुट जो आपको सिग्नल मिलेगा उसको और बढ़ा देना, और बढ़ा देना, और बूस्ट अप कर देना। तो दोस्तों यही चार को स्टेज था, ठीक है। इट हैज बेसिकली 4 इनपुट स्टेज, यही चारों इनपुट स्टेज। तो आपको ओपाम का थोड़ा बहुत जो काम है वो समझ में, माने एम्पलीफिकेशन का काम समझ में आ गया कि कैसे एम्पलीफाई होता है, सिग्नल को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर लेते हैं कि यानी आइडियल ओपाम होने का क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या है ना, सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले आप लोग वो वाला डायग्राम अब इसके नीचे छापिए, है ना, वो वाला डायग्राम जो अभी मैंने 4 को इनपुट स्टेज छापा था वो अब यहाँ पर छापिए नीचे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया, यानी ओपाम क्या होता है, ओपाम का ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके अंदर में 4 को स्टेज, ये सब समझ में आ गया। अब दोस्तों एक आइडियल ओपाम होने का क्या क्या कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर आइडियल ओपाम, कंडीशंस फॉर आइडियल ओपाम, आइडियल ओपाम, ठीक है। एक आइडियल ओपाम होने का क्या क्या कंडीशन, क्या क्या कंडीशन, किसको हम आइडियल ओपाम कहेंगे, क्या क्या उसका क्राइटेरिया जो ये सब फुलफिल कर देगा तो उसको हम लोग आइडियल ओपाम बोल देंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो पहले लिख देते हैं कि फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपाम, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ये सारा गुण होना चाहिए उसके अंदर में, तब उसको हम लोग आइडियल ओपाम बोलेंगे। तो फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपाम, फॉलोइंग सब कुछ बताऊंगा आपको, घबराना नहीं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपाम, एन आइडियल ओपाम। दोस्तों दुनिया में कोई भी ओपाम आइडियल नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडियल अगर वो हो जाएगा, यदि ये सब कंडीशन फॉलो हो जाएगा तो, ठीक है। तो पहला दोस्तों, पहला मैं आपसे खुद सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर खुद देंगे। देखिए हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए, एकदम एम्पलीफायर, नॉर्मल एम्पलीफायर, हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका हम लोग इनपुट में कम सिग्नल देंगे तो आउटपुट में हमको ज्यादा सिग्नल मिलना चाहिए। क्या हमको ऐसा एम्पलीफायर चाहिए ना, अगर हम लोग इनपुट में कम सिग्नल देंगे तो आउटपुट में भी हमको कम ही मिलेगा। क्या हमको ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो हमको आउटपुट में कम सिग्नल देगा, या फिर हमको ऐसा एम्पलीफायर जो हमको आउटपुट में ज्यादा सिग्नल देगा? हाँ, तो बोलिए कौन सा एम्पलीफायर चाहिए, आप लोग खुद बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसको हम इनपुट में, माइक में अगर हम बोल रहे, अगर हम धीरे से भी बोल रहे तो आउटपुट में आवाज जो आएगा चोंगा में वो ज्यादा सुनाना चाहिए। हाँ, ऐसा एम्पलीफायर चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मतलब आउटपुट में जो चोंगा से साउंड निकल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ, तो यही है दोस्तों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पहला कंडीशन कि ये जो आउटपुट है इसको हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड दिया गया है, द ओपन लूप गेन ऑफ द ओपाम शुड बी इंफिनिटी, एकदम बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। द ओपन लूप, फटाफट लिख लीजिए, है ना, गेन ऑफ द ओपाम शुड बी इंफिनिटी, बहुत अच्छा, इंफिनिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए हमको। सेकंड, अब आप लोग बोलिए हमको कौन सा ओपाम चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग इनपुट में धीरे से बोलेंगे, मतलब वो इनपुट में सिग्नल बहुत कम लेना चाहिए ना, इनपुट में हम माइक पकड़ ले और जोर जोर से बोलेंगे वो ओपाम बढ़िया रहेगा ना, अगर हम धीरे से नहीं भी बोलेंगे, खाली मुंह तो लिप्स हिला देंगे। तो कौन सा ओपाम चाहिए जो मेरा लिप्स हिलाने से भी समझ जाना चाहिए, या फिर अगर हमको जोर से बोलेंगे तब समझेंगे? बोलिए आपको कौन सा चाहिए। बिल्कुल सही, आप लोग बोल रहे सर वो वाला जिसमें नहीं भी बोलेंगे, आराम से बैठा ले थोड़ा सा, बस वो समझ गया कि क्या बोल रहे, ऐसा ही चाहिए। मतलब इनपुट में सिग्नल ही नहीं देंगे फिर भी आउटपुट में आवाज निकलना चाहिए, हाँ ऐसा ही एम्पलीफायर चाहिए। तो द इनपुट, तो इनपुट में करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या, इनपुट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपने मेरा इनपुट से करंट नहीं लेगा और आउटपुट में मेरा जो भी है सिग्नल वो मिलेगा, सही बात है। तो इनपुट का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि इनपुट में करंट मेरा से नहीं लेगा, माने इनपुट में मेरा से सिग्नल नहीं लेगा, फिर भी आउटपुट में मेरा निकलना चाहिए, ऐसा ही चाहिए एम्पलीफायर, बहुत अच्छा। तो द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ओपाम शुड बी इंफिनिटी ओम, द इनपुट इंपीडेंस, वही रेजिस्टेंस ही एक तरीके का है, द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ओपाम शुड बी इंफिनिटी ओम, इंफिनिटी ओम। चलिए सेकंड, थर्ड, अब आप लोग बताइए हमको
आउटपुट में ज्यादा सिग्नल मिलना चाहिए, सही बात, आउटपुट में। तो इसका मतलब आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आउटपुट में हमको करंट ज्यादा चाहिए, मेरा साउंड ज्यादा निकलना चाहिए, तो आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ना करंट को जाना चाहिए। ना ऐसा कि रेजिस्टेंस को भी बहुत बढ़ा दो वहां पर भी आउटपुट में भी, तब तो सिग्नल ही नहीं निकलेगा आउटपुट में, सबको रोक देगा, सही बात। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए एम्पलीफायर जो आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इंपीडेंस ज्यादा हो, नहीं। हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका आउटपुट में, हमको आउटपुट में क्या चाहिए, हम यहाँ इनपुट में धीरे से बोलेंगे, आउटपुट में मेरा ज्यादा साउंड सुनाना चाहिए, तो ज्यादा साउंड कैसे आएगा, यदि वहां से ज्यादा करंट ही नहीं जाए तो कैसे होगा, तो करंट ज्यादा जाना चाहिए। तो करंट ज्यादा जाने के लिए रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, तो हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका आउटपुट इंपीडेंस 0 ओम, एकदम 0, तभी मेरा ज्यादा से ज्यादा करंट जाएगा। तो द आउटपुट इंपीडेंस of op-amp of the op-amp should be 0 ओम, एकदम आउटपुट में मेरा जो इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस आना ही नहीं चाहिए, 0 ओम होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 ओम कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई भी डिवाइस नहीं है जिसका इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस बोल दे तो 0 है। अगर हम खुला तार भी यहाँ पर 1 मीटर का तार भी ले आएंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ माइक्रो में या फिर मिली में या फिर सेंटीमीटर माने सेंटी में उसका कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, होगा ही, होगा ही। 0.00001 नहीं होगा, लेकिन होगा, माने 0 किसी का नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा कंडक्टर भी ले आइए, कुछ भी ले आइए, उसका कभी भी 0 ओम हो नहीं सकता। लेकिन मेरा आइडियल केस के लिए तो 0 होना चाहिए, तबे होगा। चौथा, अब आप लोग बोलिए हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए, हमको कैसा चाहिए, जो हमको कैसा चाहिए बोलिए दोस्तों। मेरा जो ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो क्या करना चाहिए कि हम जैसा भी सिग्नल दे वो उसका एम्पलीफाई करते हैं, जैसा भी सिग्नल, हम रेडियो वेव दे, चाहे हम माइक्रोवेव दे, चाहे हम भेजी माने जो सुन सकते हैं इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज उसको दे, तो सबको एम्पलीफाई करना चाहिए, ऐसा ही एम्पलीफायर चाहिए ना। ऐसा कोई एगो ऐसा वेव आ गया है जिसका चौड़ाई बहुत ज्यादा है या फिर चौड़ाई बहुत कम है ना, वेव वेव नहीं देखे, वेव इस तरह से जो वेव आ रहा है तो ये देखिए कितना चौड़ा है, या फिर एक दो को वेव ऐसा होता है ना। तो मतलब हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए है ना जो दुनिया का हर तरह का सिग्नल को, हर तरह का सिग्नल, चाहे वो जितना माने फ्रीक्वेंसी का हो है ना, चाहे जितना भी मोटाई है चौड़ाई है ना, सबको वो क्या कर दे, एम्पलीफाई कर दे, सबको, जो भी सिग्नल आप उसमें दे सबको एम्पलीफाई करना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। हाँ, है ना। तो द बैंडविड्थ ऑफ द उसको बैंडविड्थ कहते हैं ना, बैंडविड्थ, विड्थ, the bandwidth of the op-amp should be infinity, यानी 0 हर्ट्ज से लेकर इन्फिनिटी हर्ट्ज दुनिया का कोई भी सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देगा। तो ऐसा ही हमको एम्पलीफायर चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमको चाहिए तो ऐसा ही, तभी ना मेरा आइडियल होगा, एकदम आइडियल। आइडियल हम लोग केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं, आइडियल। हाँ, तो अच्छा आप बोलिए हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जो अगर हम लोग इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं, मतलब वेव दे रहे हैं, और मान लेते हैं हम थोड़ा सा क्या कर दिए, थोड़ा सा कहीं पर मान लेते कम सिग्नल आ गया, तो वो क्या करना चाहिए, उस कम सिग्नल को भी डिटेक्ट करना चाहिए ना, उसको माने इग्नोर कर देगा। कैसा एम्पलीफायर चाहिए, मतलब इस तरह से समझिए, नहीं समझ में आ रहा आपको मुझे पता है, इस तरह से है। तो बोलिए हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जो ये वाला देखिए छोटा सा चेंज यहाँ पर जो एकदम छोटा सा है, छोटा सा, तो इसको भी डिटेक्ट करना चाहिए और इसको भी इस तरह से आउटपुट में हमको फेज को नहीं चेंज होना चाहिए, जितना है उतना ही। ये ऊपर है तो ऊपर बढ़ाएगा, ये नीचे तो इसको नीचे बढ़ाएगा, ये ऊपर है तो इसको और ऊपर बढ़ाएगा, ये नीचे है तो इसको और नीचे। हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जो इस छोटा को नगण्य कर दे, मतलब ऐसा कर दे, माने इग्नोर कर दे, इसको तो बढ़ा रहा है ना, और देखा कि और यहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं है तो फिर इसको ऐसा कर देगा और इसको ऐसा कर देगा। क्या हमको ये वाला चाहिए, मतलब वो सोचा कि ये वाला कुछ नहीं, ये मान लेते कोई नॉइज आ गया होगा तो इसको इग्नोर कर देगा। तो क्या हमको ये वाला चाहिए ना हमको ये वाला चाहिए, आप खुद बोलिए। हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो ये छोटा सा छोटा चेंज को भी, इनपुट सिग्नल का छोटा सा छोटा चेंज को भी डिटेक्ट कर लेना चाहिए और उसको एम्पलीफाई कर देना चाहिए। हाँ, तो ये छोटा चेंज को पकड़ा
और उसको भी एम्पलीफाई कर दिया। और जबकि ये छोटा चेंज को इग्नोर कर दिया ना, वो कुछ नहीं, वो नहीं बोला होगा, वो कोई नॉइज आ गया होगा बाहर से, तो ये वाला हमको नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये वाला चाहिए जो मेरा एकदम छोटा से छोटा चेंज को भी इनपुट सिग्नल में डिटेक्ट कर लेगा और उसको भी एम्पलीफाई कर देना चाहिए। हाँ, ऐसा ही एम्पलीफायर चाहिए, है ना। यही होता है आइडियल एम्पलीफायर का कंडीशन या केस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो छोटा सा चेंज को भी एकदम डिटेक्ट कर लेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो द स्लीव रेट, दोस्तों इसको जो है ना स्लीव रेट बोलते हैं। द स्लीव रेट ऑफ द ऑप एम्प शुड बी infinity so that a small change so that it detect so that it can detect a small change, it can detect a small change in the इनपुट सिग्नल। मतलब हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका स्लू रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्लू रेट का मतलब है वही हो रहा है कि देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं उसको, मक्खी को देखे होंगे आप, उसको छूबे नहीं किए फिर भी वो दूर से जान लेता है। क्यों? उसका जो स्लू रेट है पहचानने का वो बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है ना। वो दूर से समझ ला, उसका वाइब्रेट, हवा का जो पार्टिकल वाइब्रेट से वो समझ लेता है। जैसे नहीं समझे, अपना हाथ को इधर जोर से मारिए हवा में, तो हवा का आवाज आपको सुनाई देगा। मतलब आप हवा को काट रहे, चीर रहे, फाड़ रहे, है ना, तो सुनाई दे रहा है। तो उसी तरह से आप जैसे मक्खी को छूने जाते तो ये जो पार्टिकल के बीच में जो आपको लग रहा है कि कोई आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज आ रहा है, और वही आवाज को पहचान लेता कौन? मक्खी। मतलब उसका जो इनपुट सिग्नल का जो स्लू रेट वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ही हमको एम्पलीफायर चाहिए जो छोटा सा, जैसे मान लेते आपको मच्छर काट रहा है ना, तो आपको कैसे तांत्रिका कोशिका बता देता है कि वहां पर मच्छर काट रहा है, मारो उसको, तो फट से मार देते, है ना। तो आपका दिमाग में भी वही है स्लू रेट, है ना, कि आपका दिमाग में भी वही स्लू रेट। मतलब आप छोटा सा चेंज को भी अपना शरीर का पहचान लेते हैं। और अगर आपको नहीं मान लेते चींटी काट रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो फिर आपका काम खत्म, आपका तांत्रिका कोशिका काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। एकदम छोटा सा अगर कोई मक्खी भी चढ़ रहा है शरीर में, तो आपको पहचानना आ जाए, अरे मक्खी चढ़ रहा है शरीर में। तो ये तांत्रिका कोशिका का शक्ति होना चाहिए ऐसा, उसको कहते हैं स्लू रेट, है ना। एकदम तुरंत पहचान लेना चाहिए कि कुछ आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कि जो इनपुट सिग्नल में अगर थोड़ा सा चेंज है तो उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब उसका स्लू रेट ऑप एम्प का इन्फिनिटी होना चाहिए। छठा और लास्ट, आपको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जो अगर मान लेते हैं हमको घर में नहीं लगाना है ना, माने घर में ही माने मतलब हमको किचन में लगाना है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है ना। मतलब हम एक ऐसा सर्किट बनाए हैं जिस सर्किट को हमको किचन में इंस्टॉल करना है, तो किचन में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा ताप रहता है, माने गैस हो जाता है। तो हमको कैसा एम्पलीफायर चाहिए जो इनपुट सिग्नल जो हम लोग दिए और जो आउटपुट मिलेगा वो टेम्परेचर से, माने क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर के कारण बिगड़ जाना चाहिए, माने टेम्परेचर का प्रभाव पड़ना चाहिए ना नहीं पड़ना चाहिए। मैंने टेम्परेचर उसको उस पर कोई बाल बाका कर पा रहा है ना नहीं कर पा रहा है, मतलब उस पर कुछ प्रभाव डाल पा रहा है कि नहीं डाल पा रहा है, मतलब कोई असर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हमको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप आग में भर दो सर्किट को, कोई दिक्कत नहीं। हमको ऐसा ही एम्पलीफायर चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन हमको चाहिए ऐसा ही कि आप कितनों भी गर्मी का दिन आ जाए, कितनों भी 70 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस चल जाए, मेरा ओपाम का कोई मैंने फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने वो एम्पलीफाई अभी भी करेगा। मतलब अगर उस पर हम टेम्परेचर कितनों बढ़ा देंगे फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा ही एम्पलीफायर चाहिए। हाँ, यानी वो टेम्परेचर के साथ विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे, जीरो ड्रिफ्ट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट। अगर आप लोग 12 साइंस पढ़े तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होगा कि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन एकदम विचलित हो जाता है और भागने लगता है इधर उधर, तो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते थे। तो जीरो ड्रिफ्ट विद वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एकदम जीरो ड्रिफ्ट होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं, जीरो, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो हमको ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका टेम्परेचर के साथ कोई प्रभाव ना, कोई फर्क ना पड़े।
तो ये दोस्तों ये 6 को जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में अगर आता है तो लिखना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि आउटपुट में हमको ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, उसी को बोल रहे हैं ओपन लूप गेन। दूसरा क्या है कि आउटपुट में हमको ज्यादा, और इनपुट में हम नहीं भी बोलेंगे फिर भी साउंड निकलना चाहिए आउटपुट से, चोंगा से। सही बात है, माइक में नहीं देखे होंगे जो प्रोग्राम वगैरह होता है वहां पर एकदम क्लियर, या फिर आप लोग वो छोड़ दी जहां पर स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया जाता है वहां पर एकदम आप सांस ले रहे हो वो भी आ जाएगा, है ना, इतना माने सेंसिटिव होता है ना, वो माइक तो इतना सेंसिटिव होता है। तो इनपुट का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, तबे ना सॉरी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि मेरा इनपुट में वो करंट ही ना ले फिर भी आउटपुट में मेरा साउंड निकले। हाँ, तो वही बोल रहे कि इनपुट का जो रेजिस्टेंस है इंपीडेंस से ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी ना मेरा सिग्नल निकलेगा आउटपुट में। ना ऐसे कि आउटपुट में सिग्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाओ तब फिर आउटपुट में तो करंट ही नहीं जाए तो आउटपुट में आवाज ही नहीं सुना देगा। और क्या है, उसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी हर तरह का सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देना चाहिए, यानी 0 से इंफिनिटी हर्ट्ज हर फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देना चाहिए। पांचवा है कि अगर छोटा से छोटा चेंज भी आ रहा है इनपुट सिग्नल में तो उसको भी डिटेक्ट करके एम्पलीफाई कर देना चाहिए, यानी स्लू रेट इसका हाई होना चाहिए इंफिनिटी। और छठा है कि टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एम्पलीफायर का। तो ये दोस्तों इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा होता और भी है लेकिन आपको बस इतना काफी है समझने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना जा रहा हूं, तो आप कम से कम इतना स्क्रीनशॉट लेकर करके लिख लीजिए कॉपी में। अब मैं आपको थोड़ा से वो बता देता हूं कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है ना, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑफ एम्पलीफायर, है ना, उसको थोड़ा बता देता हूं। और उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों जिसको जानना बहुत जरूरी है ना, उससे न्यूमेरिकल में आपको एक दूंगा, है ना, और उसको आप लोग बनाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब देखिए दोस्तों एक बहुत खास चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑफ ओपाम, या फिर नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑफ एम्पलीफायर। मतलब क्या है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रांजिस्टर डायोड पढ़ाया था, डायोड में किस तरीके से हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते थे, डायोड में एगो फॉरवर्ड बायस एगो रिवर्स बायस, उसी तरीके से ओपाम को या फिर एम्पलीफायर को कनेक्ट करने का दो तरीका है, एगो इन्वर्टिंग मोड एगो नॉन इन्वर्टिंग मोड। आपको जो कनेक्ट करना है ना, तो वही बोल रहे कि तो पहले लिख देते हैं कि ओपाम कैन बी कनेक्टेड, ओपाम कैन बी कनेक्टेड इन इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड। ओपाम को दोस्तों हम लोग इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग क्या कहा गया, अगर पहले हम लोग नॉन इन्वर्टिंग मोड में या फिर इन्वर्टिंग मोड जो आपको लेना है, तो अगर पहले हम लोग नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करते तो मेरा आउटपुट कैसा निकलेगा ये जानना जरूरी है। जिस तरह से डायोड में अगर हम लोग फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, वैनिश होगा, यानी गायब होगा ना, और डिप्लेशन लेयर मोटा होगा, चौड़ा होगा, कंडीशन बनता है ना। वैसा ही अगर नॉन इन्वर्टिंग मोड को मान लेते हम, नॉन इन्वर्टिंग मोड में ओपाम को कनेक्ट कर दिए तो फिर मेरा आउटपुट कैसा होगा। इसका आंसर है कि अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग मोड में ओपाम को कनेक्ट करते हैं तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो एकदम इनपुट सिग्नल का ही होगा, माने इनपुट सिग्नल जैसा ही होगा, सेम टू सेम उसी फेज में होगा। मतलब अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग मोड में जो सिग्नल दिए वो पॉजिटिव 5 वोल्ट दिए मान लेते, तो जो आउटपुट में जो एम्पलीफायर होकर जो मान लेते आउटपुट में एम्पलीफाई होकर मिला 15 वोल्ट, तो वो जो 15 वोल्ट मिला उसके आगे जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, इन फेज एकदम सेम उसी फेज में चल रहा है। ये ऊपर उठ रहा है तो ये भी ऊपर उठ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, फिर वो ऊपर उठ रहा है तो ये भी ऊपर उठ रहा है। भले थोड़ा बड़ा हो गया, अब सिग्नल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उसी फेज में, सेम फेज में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट कर देंगे तो कैसा होगा आउटपुट सिग्नल, यानी अगर हम लोग ओपाम को इन्वर्टिंग मोड में यदि कनेक्ट कर देंगे तो जो मेरा आउटपुट जो मिलेगा दोस्तों वो जो होगा ना, वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा उसमें, यानी 180 डिग्री से विचलित हो जाएगा, है ना। जो आउटपुट में सिग्नल जो मिलेगा वो इनपुट सिग्नल का 180 डिग्री फेज डिफरेंस मिलेगा, हाँ फेज आउट मिलेगा, है ना। मतलब जो अगर आप लोग मान लेते इनपुट में सिग्नल दिए हैं 5 वोल्ट का, है ना, तो जो इनपुट में सिग्नल दिए 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, तो आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा मान लेते वो एम्पलीफाई हो गया 15 वोल्ट, तो जो साइन उसका आगे रहेगा वो माइनस रहेगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो गया। बस यही वाला दोनों में डिफरेंस है, फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है, बाकी सब सेम टू सेम है।
तो दोस्तों वही बोल रहे, तो व्हेन या इफ या व्हेन op amp is connected in non-inverting mode, non-inverting mode, जब op amp non-inverting mode में कनेक्ट रहता है, then the output is, जो आउटपुट मिलेगा इज इन फेज, आउटपुट इज इन फेज ऑफ इनपुट सिग्नल, एकदम इनपुट सिग्नल का फेज में ही रहेगा, इनपुट सिग्नल का इन फेज रहेगा। अच्छा, बट इन नॉन इन्वर्टिंग, बट इन इन्वर्टिंग मोड, अगर हम लोग इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करते हैं op amp को, इन्वर्टिंग मोड में, तब क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड, तो क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल इज, आप लोग भी लिखते चलिए, गिवन टू इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे, अभी सब डायग्राम छाप के आपको बताऊंगा, आपको घबराना नहीं। इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड आउटपुट, और जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी जो इनपुट सिग्नल से, यानी जो आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस में होगा। अच्छा, इसका डायग्राम कैसा होगा, पहले नॉर्मल op amp का डायग्राम बनाते हैं ना, नॉर्मल डायग्राम का सर्किट डायग्राम, नॉर्मल op amp का सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका, ये है इन्वर्टिंग मोड, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल का साइन होता है नेगेटिव और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का साइन होता है पॉजिटिव, ये एकदम याद रखना मस्ट। अच्छा, और जो आउटपुट मिलेगा भी, आउटपुट ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये हो गया इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग, और वहां पर हो गया आउटपुट भी ओ, ठीक। अच्छा, तो इधर लिख दीजिए इन्वर्टिंग V1, आपको जो लिखना है V1 लिखिए, इसको V2 लिख दीजिए, जो आउटपुट मिलेगा वो VO मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर सिग्नल सप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव VCC, ये है नेगेटिव VEE, ऐसे आप लोग माने ऐसे है नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि कलेक्टर टर्मिनल में क्या दिया जाता है, पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, इसीलिए VCC, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट रहता है, ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। इमीटर टर्मिनल किससे कनेक्ट रहता है, ग्राउंड से टर्मिनल कनेक्ट रहता है, इसलिए नेगेटिव VEE, ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, तो जो आउटपुट जो मिला है दोस्तों, उसका फॉर्मूला एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला, बहुत तगड़ा फॉर्मूला, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। A V1, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव मान लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ये है V नेगेटिव, ये V पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये वाला बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर दोस्तों, है ना, ये वाला जो आउटपुट मिला वो आपका ऐसा रहेगा। अब इससे न्यूमेरिकल में आपको मैंने बनवाऊंगा, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर दोस्तों ए है आपका ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन कितना है, वो है कितना गुना, तो ओपन लूप गेन जो आपको मिलता है वो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, यानी कितना गुना बढ़ा दिया, इनपुट सिग्नल आप पहले आ रहा था 5 वोल्ट, अब बढ़ा दिया 50 वोल्ट, तो कितना गुना बढ़ा दिया, 10 गुना, तो ए का वैल्यू कितना होगा 10, यानी उस सिग्नल को इतना गुना बढ़ा दिया, इतना गुना, तो ये होता है ए मतलब ओपन लूप गेन, है ना, ओपन लूप गेन फैक्टर बोल सकते हैं। तो VO क्या है, आउटपुट जो यहां से आपको मिलेगा। V पॉजिटिव क्या है, V पॉजिटिव है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, V नेगेटिव क्या है, इन्वर्टिंग वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में फटाक से एकदम लिख दीजिए, फटाक से, है ना। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कंडीशन बताना चाहता हूं, कंडीशन देखिए ऐसा, पहले इसको मिटा, सब कुछ ये सब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग मोड के अंदर में पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ऑप एम्प के साथ, दो तरीके से, देखिए कैसे, देखिए जब दो तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला मेरा कैसा बदल जाएगा, देखिए दो अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, देखिए कैसे, ये मेन ऑप एम्प है, ये वाला मेरा सर्किट डायग्राम, ठीक है।
तो यहां पर देखिए कब पहला है इन नॉन इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड। चलिए नॉन इन्वर्टिंग मोड में इसको कनेक्ट करके देख रहे कैसा मेरा या ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है नॉन इन्वर्टिंग मोड। तो जैसे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग मोड में ठीक है, ये भी आउटपुट का जो भी है, तो नॉन इन्वर्टिंग मोड यानी नॉन इन्वर्टिंग मोड में हम सप्लाई देंगे, सिग्नल देंगे, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग मोड में सिग्नल दिए हैं और इन्वर्टिंग मोड को कर दिए ग्राउंड, इसका हमको जरूरत नहीं। तो जैसे यहां सप्लाई दिए तो मान लेते हैं यहां पर दिए V1 दिए, मान लेते V1 दिए, ठीक है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग है तो इसलिए पॉजिटिव, ये इन्वर्टिंग है इसलिए नेगेटिव। तो जो आउटपुट मिलेगा दोस्तों उसका फॉर्मुला देखिए क्या बन जाएगा, देखिए है ना। तो ये वाला ग्राउंड हो गया, इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड मतलब कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट है ना, मैंने आपको बताया था। ग्राउंड मतलब कोई भी पूछेगा ग्राउंड मतलब कितना वोल्ट, तो 0 वोल्ट। जमीन का वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है और करंट मैक्सिमम होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है धरती में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला है ए भी पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव का वैल्यू क्या है दोस्तों, V1 माइनस भी नेगेटिव का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, भी आउटपुट ए V1, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए अगर भी आउटपुट में ए, यदि हम लोग इनपुट में भी इनपुट अगर 5 वोल्ट दिए प्लस 5 वोल्ट, तो आउटपुट में देखिए कितना मिला आउटपुट में, और ए का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, मान लेते हैं ए का वैल्यू 1 है ना, मान लेते हैं ए का वैल्यू 1 है, मतलब इसको 1 गुना बढ़ाया तो कितना हो गया, प्लस 5 वोल्ट हुआ। या फिर ए का वैल्यू मान लेते 10 है तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, 50 हो जाएगा, लेकिन मिलेगा पॉजिटिव में। देखिए देखिए वही बोल रहे पॉजिटिव दिए हम लोग, किसमें थे, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल दिए किसमें थे, मान लेते इनपुट सिग्नल था V1 था, मान लेते V1 था प्लस 5 वोल्ट। तो देखिए दिए किसमें था, पॉजिटिव में, और मिला किसमें, पॉजिटिव में। तो इन फेज हुआ, उसी फेज में है ना, जिस फेज में ये चल रहा है, ये इनपुट सिग्नल, ठीक है। और आउटपुट कैसा मिलेगा, इसी का फेज में ही मिलेगा, मतलब ऐसा, ऐसा मिलेगा। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा। ये अलग से दूसरा ग्राफ बनेगा है ना, मतलब मैंने इसी में दिखा दिया आपको इस तरह, मतलब उसी फेज में ये एक बार पॉजिटिव हो रहा है तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये इनपुट ये आउटपुट है ना। तो फिर ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। देखिए इन फेज है, उसी फेज में है ना। तो इसको कहते हैं दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग मोड। जब ऑप-एम्प को नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करते हैं तब मेरा आउटपुट जो मिलता है वो इन फेज में मिलता है ना। तो ये हो गया दोस्तों, ये एग्जांपल्स आपको लिखना नहीं है ना, एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी, ये सब नहीं लिखना है। फॉर्मूला ये हो गया, इसको भी छापने का जरूरत नहीं समझाने के। अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग हो गया, अगर इसको इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, इसको लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं। अगर इसको इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, तो मैंने क्या कहा था, इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करते हैं तो मेरा जो यही मिलता है, लेकिन फेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया सेकंड, इन्वर्टिंग मोड, इन्वर्टिंग मोड। जब ऑप-एम्प को इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट करते हैं तब आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, तो ये इन्वर्टिंग मोड ये वाला है, यानी इसको इनपुट सिग्नल से कनेक्ट करेंगे। तो यहां मान लेते हैं V1 दे दिया और इसको तब ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्टिंग था तो नेगेटिव, ये नॉन इन्वर्टिंग तो ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव जरूर याद रखना, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों में, नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव ना नेगेटिव, इन्वर्टिंग पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं है ना। देखिए नाम में क्या छिपा, इन्वर्टिंग मतलब जो आप इस इनपुट सिग्नल देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब नेगेटिव। और नॉन इन्वर्टिंग मतलब नहीं पॉजिटिव। देखिए नाम में ही पता चला, नॉन इन्वर्टिंग नहीं पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग मतलब इन्वर्टिंग नहीं है, तो इन्वर्टिंग अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे आप लोग याद रखते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव, इन्वर्टिंग मैंने उल्टा कर रहा है नेगेटिव, बस ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हो गया डायग्राम, यहां पर हो गया। तो ये ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर जो आउटपुट मिल रहा है वो ऐसा मिलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, भी पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव का वैल्यू क्या है दोस्तों, भी पॉजिटिव का वैल्यू क्या है, भी पॉजिटिव का वैल्यू 0 वोल्ट माइनस भी नेगेटिव का वैल्यू क्या है, V1। तो देखिए आप क्या फॉर्मूला बना, माइनस बाहर आ जाएगा A V1
देखिए मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर जो इनपुट में देंगे और जो आउटपुट में मिलेगा वो सेम होगा, लेकिन 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ऐसा एंटी। आप लोग समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, इस तरीके से ये एक साइकिल पूरा होता है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर cos 0 का कितना डिग्री वैल्यू होता है, यहाँ पर cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पर cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो हुआ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हुआ। ये +1 है तो ये -1, तो कैसे हुआ? जब यहाँ पर 180 डिग्री पार कर गया, 90 को पार कर गया, तबे ना हुआ। तो 180 को पार कर गया हुआ, ही बोल रहे दोस्तों इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना, आउटपुट में, किसमें, इन्वर्टिंग में। तो ये आपको दोनों को कंडीशन को लिख लेना है कॉपी में, बहुत अच्छा से समझाया मैंने आपको, है ना। तो ये आपको बताना, अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ नॉन इन्वर्टिंग मोड में आउटपुट सिग्नल क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला बता। नॉन इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव। अच्छा, तो ए वी नॉट या मतलब वी आउटपुट बराबर ए वी वन, सिंपल से बता दीजिए। इन्वर्टिंग में माइनस कर दीजिए, वी आउटपुट बराबर माइनस ए वी वन, खत्म, है ना। टाटा बाय बाय। चलिए अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लेते हैं मेरा पास सब कुछ डेटा दिया हुआ, आपको खाली बताना है कि क्या होगा, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए मान लेते मेरा पास एक सवाल है, मैंने लिख कर रखा है सवाल को इस तरीके से, है ना। ज्यादा हो गया ना, एकदम बराबर, ये जितना इतना ही होगा, ठीक है। ये 0, ये +5, ये -5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि ए गिवन में दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 100, भी पॉजिटिव का वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं, VCC प्लस VCC का वैल्यू दिया हुआ है +5 वोल्ट, नेगेटिव VEE का वैल्यू दिया हुआ है -5 वोल्ट, ठीक है। और ठीक है, इतना सब ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है VEE हो गया, VCC हो गया। अच्छा कंडीशन यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर V1 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 10 मिली वोल्ट, और सेकंड क्वेश्चन है V1 बराबर 1 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या दोस्तों, आपको निकालना आउटपुट वोल्टेज, हाँ ये वाला सवाल है। अब आप लोग बोलिए आउटपुट वोल्टेज निकालिए, है ना। तो ए दिया हुआ है आपको, V1 दिया हुआ, दोनों कंडीशन में आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो चलिए इसका आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, सॉल्यूशन, और जो आंसर आएगा वो इसी के रेंज में आ रहा है क्या नहीं, माने जो आपका जो सिग्नल बनेगा वो इसी के अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउटपुट जो सिग्नल इससे बाहर हो जाएगा, बाहर हो भी नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, कैसे हो जाएगा। हम 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला इस तरीके से, यहाँ पर प्लस VCC जो दे रहे हैं वो मात्र 5 वोल्ट दे रहे, ये जो VEE दे रहे वो मात्र -5 वोल्ट दे रहे। तो कहां से इससे जो हम सप्लाई देंगे क्या उससे ज्यादा हो जाएगा, नहीं ना। हम जितना सप्लाई देंगे उसी के अंदर में होगा ना काम, ना उससे ज्यादा काम हो जाएगा। 5 वोल्ट देवे किए, अब बच्चा गया है दुकान मिक्सचर खरीदने और उसको दिए 5 रुपया, तो क्या वो मिक्सचर खरीद के लाएगा 50 टकिया पैकेट लाएगा ना, 5 टकिया पैकेट लाएगा। 50 टका कहां से आ जाएगा उसके पास, है कोई मतलब निकल रहा है कि 50 टका कहां से, ना रोड में हरा पाएगा, नहीं ना। 5 रुपया दिए तो मिक्सचर 5 टकिया ही लाएगा ना 50 टकिया ले आएगा, 5 टकिया लाएगा। तो 5 रुपया का हम यहाँ पर वोल्टेज दिए, तो यहाँ पर 5 वोल्ट के अंदर में वो मान ले तो दुकान में 5 टकिया मिक्सचर नहीं था, तो बोलेगा अंकल नहीं बाबू 5 रुपया वाला तो मिक्सचर नहीं है, 2 रुपया वाला मिक्सचर है, दे देते हैं। तो बोलेगा हाँ ठीक है 2 को दे दीजिए, 1 रुपया बच जाएगा, कोई चॉकलेट खरीद लेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो काम होगा उस 5 के अंदर में होगा, ऐसा नहीं कि 5 से बाहर हो जाएगा। तो सप्लाई दिया 5 वोल्ट का, तो काम होगा इसके 5 वोल्ट के अंदर में। चलिए इसका देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं V आउटपुट, तो फॉर्मूला क्या होता है AV1, है ना। अब इसमें बताया कि नहीं गया कि इन्वर्टिंग मोड है ना नॉन इन्वर्टिंग मोड है ना। तो हम लोग अभी इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड समझ रहे, पॉजिटिव वाला। तो ए का वैल्यू कितना दिया 100 गुणा V1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 वोल्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको कट के कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ -3 जीरो नहीं, मतलब हो गया आपका 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट, चलिए ये अच्छा है, 1 वोल्ट मिल गया, ये अच्छा है। दूसरा बनाते, दूसरा ये वाला सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, आउटपुट निकाल रहे AV1, अभी भी फॉर्मूला वही है ना। तो ए का वैल्यू 100, V1 का वैल्यू 1 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट,
आप बताइए कौन वाला पॉसिबल है, कौन वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है नहीं ये वाला पॉसिबल है। जो आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो इसके अंदर में कौन वाला आ रहा है, इसके अंदर में 1 वोल्ट आ रहा है ना, 100 वोल्ट आ रहा है। बोलिए यहाँ पर 100 वोल्ट का सवाल ही नहीं हो रहा। 5 वोल्ट और -5 वोल्ट के अंदर में 100 वोल्ट कहां से आ जाएगा, होगा 100 वोल्ट होबे नहीं करेगा, पॉजिटिव 100 वोल्ट और यहाँ पॉजिटिव 1 वोल्ट। क्या 100 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर में, नहीं आ रहा है। तो फिर ये वाला मतलब ही नहीं है यार। जैसे बढ़ रहा आउटपुट जो सिग्नल जैसे जैसे बढ़ रहा, अरे रुको सेचुरेशन रीजन। अब आप कितना बढ़ा लीजिए, 100 वोल्ट बढ़ा लीजिए, आपका आउटपुट मिलवे नहीं करेगा, सेचुरेट हो गया। या फिर बोल देते हो इस लाइन में जाकर के कट गया, आउटपुट कट गया, तो इसको आप बोल सकते हैं कट ऑफ रीजन बोल सकते हैं। कट ऑफ एट 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट में जाके कट जाएगा, या फिर सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेटेड एट 5 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट में जाकर के सेचुरेट हो जाएगा। 100 वोल्ट का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है कि 100 वोल्ट आपको मिलेगा आउटपुट में, नहीं मिलेगा। हाँ 1 वोल्ट मिल जाएगा, 1 वोल्ट का सिग्नल मिल जाएगा। कैसा, ये सवाल ही नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा 1 वोल्ट का मिल जाएगा। मान लेते 1 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ इतना छोटा मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा आउटपुट में, ये इस तरह से मिल सकता है। तो ये है दोस्तों न्यूमेरिकल, मतलब ये मैंने समझाने के लिए, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ मैंने बता दिया आज की वीडियो में। तो दोस्तों इसको पहले आप लोग समझने के लिए कॉपी में लिख सकते हैं 1 2 3। हाँ तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। ओपाम क्या होता है, ओपाम कैसे काम करता है, उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे किया। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वो 2 सिग्नल को जोड़ रहा है, 2 सिग्नल को घटा रहा है, 2 सिग्नल को कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, 2 सिग्नल को डिफरेंशिएशन भी कर सकता है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। हमारी छोटी सी मेहनत पर तो इतना आप कर ही सकते हैं। और ये आपका सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग इसको कॉपी में एकदम लिख लीजिए, मजाक नहीं, एकदम सीरियस होकर के लिख लीजिए। इससे एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।